नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही है कि हम अपना ग्रीन हाउस प्रभाव को पूरा कर रहे हैं और कल इसका एक वीडियो आ चुका था जिसमें मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव आखिर होता क्या है। ठीक है, और इसके ये सारे स्टेप्स भी मैंने बता दिए थे। और इसमें जो था तो एक मैंने बताया था जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ये वाला तो। और आज हम अपना आगे का पार्ट करेंगे, इसके कारण और परिणाम देखेंगे जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव के होते हैं। ठीक है, तो हम कल ऑलरेडी ये सारा कर चुके थे। जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव की जो प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप मैंने कल बहुत अच्छे से बता दी थी। चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि आखिर ग्रीन हाउस प्रभाव होता गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के जो प्रकार होते हैं। तो एक प्राकृतिक प्रभाव होता है ग्रीन हाउस प्रभाव और दूसरा मानव जनित यानी कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृतिक में देखते हैं कि क्या है। तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये पृथ्वी के लिए आवश्यक माना जाता है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव हमारा प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं है तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर जीना असंभव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं मानव जनित जो होता है हमारा क्या होता है। तो मानव जनित मतलब कि मानव के द्वारा होने वाला ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है। तो यह मानव की गतिविधियों के कारण बढ़ता है। जो हमारा मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव है तो यह मानव की गतिविधियां के द्वारा बढ़ता है। मानव की गतिविधियां कहें तो जैसे कि ये हो जाता है कि औद्योगिकरण करना, कोयला तेल का जलाना, वनों की कटाई करना, ये प्राकृतिक कारण नहीं है, ये मानव जनित कारण ही है हमारी किसके ग्रीन हाउस प्रभाव की। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होने के जो मानव जनित कारण होते हैं ये यही होते हैं कि इसमें मानव की गतिविधियों के कारण यह बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती हैं। ठीक है, और ये कैसे बढ़ती हैं तो ये अधिक औद्योगिकरण से बढ़ जाती हैं। कोयला जो जलता है हमारा, तेल जलता है। ठीक है, जो गाड़ी वाहनों में तेल जलता है और ये वनों की जो कटाई हो रही है। ठीक है, इन सब के कारणों से जो ग्रीन हाउस हमारा मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसके कारण जो होता है पृथ्वी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें मनुष्य की ये क्रियाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि वनों की कटाई अगर नहीं रोका जाए, वनों की कटाइयों को, तेल का जो जलना, जो हमारे गाड़ी वाहन है ये अत्यधिक तेल जलाते हैं जिसके कारण कि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये सारी गैसें जा करके ऊपर ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं इससे। ठीक है, पृथ्वी है उसको अत्यधिक गर्म करने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ा रहा है, मतलब कि सामान्य रूप से नहीं एकदम से बढ़ा देने का कार्य कर रहा है ग्रीन हाउस। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं तो वैश्विक ऊष्मीकरण बोल देते हैं या हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या परिणाम होंगे यहाँ पे। तो पहला इसका देख लेते हैं। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा है इसमें हिमनदों का पिघलना और समुद्र का स्तर में वृद्धि होगी। जब धरती का तापमान अधिक बढ़ जाएगा तो जो हिमनद हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो तो पिघलेंगे ही। ठीक है, और जैसे ही वो पिघलते हैं और जैसे जैसे वो पिघलेंगे जो हमारे समुद्र हैं उनका स्तर में वृद्धि होती जाएगी और बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट इसका क्या है। तो तीसरा पॉइंट है इसका जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज होता है, अनियमित वर्षा, ठीक है, सूखा, बाढ़ जैसी ये समस्याएं आएंगी। ठीक है, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फसल उत्पादन में गिरावट होगी। क्यों गिरावट होगी कि जब असामान्य वर्षा होगी, अनियमित वर्षा होगी, जब वर्षा की ज़रूरत है जब वर्षा नहीं होगी और जब वर्षा की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे वर्षा होगी तो फसल उत्पादन में गिरावट अपने आप ही होगी। ठीक है, इसमें सूखा होगा, बाढ़ आएगी, कुछ ऐसी समस्याएं आगे हमें देखने को मिलेंगी अगर ऐसे ही हमारा ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उत्पन्न होती रहेंगी तो। ठीक है, फिर इसका आगे क्या हो जाता है कि जो जैव विविधता है उनमें कमी आएगी। जो जैव की विविधताएं हैं वह अपने आप, जो बायोडाइवर्सिटी है तो वो अपने आप समाप्त होने की कगार में आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं वह समुद्री तट
पूरा डूबने के क्षेत्र में डूबने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि जब असामान्य अनियमित वर्षा होगी, अनियमित वर्षा के कारण क्या होगा कि जो हमारे तटीय क्षेत्र है वो डूब जाएंगे, बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। और जब अनियमित का मतलब क्या होता है, नियम से वर्षा ना होना, मतलब जब बरसात है तो बरसात के समय पे बरसात ना होना। और बरसात कब होना, जब हम खेती बो रहे हैं, रबी की खेती कर रहे हैं, तब बरसात का होना, तो रबी की खेती भी हमारी नहीं हो पाएगी, और जिनकी हो गई है तो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी फसल है उसकी उत्पादन में गिरावट तो होगा ही, और इसके साथ ही जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं उनको डूबने अर्थात बाढ़ जैसी समस्याएं वहाँ पर देखने को भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारी समस्याएं हो जाती हैं किसकी, ग्रीन हाउस प्रभाव के ये परिणाम हो जाते हैं देखने के लिए। अब इनके नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह हमारे कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले कि वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा हमें, और वृक्षारोपण करना पड़ेगा, ठीक है। वनों की कटाई को हम रोक दें और वृक्षों को लगाना आरंभ कर दें तो काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनका उपयोग ना करके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और यानी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रण में कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाती है ऊर्जा की बचत करें, यानी जो बिजली ईंधन है इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। चौथा हो जाता है रिसाइकल और पुनः उपयोग को बढ़ावा दें, ठीक है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको एक बार नहीं, हम उसको 2 से 3 बार उपयोग में ला सकें, ठीक है। पाँचवा हो जाता है वाहनों से जो उत्सर्जन घटनाएं हैं, वाहनों से उत्सर्जन जो घटनाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, ठीक है। ये तेल वाली गाड़ियां ना अपना करके इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, ताकि जो ये वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, तो यह जो ग्रीन हाउस हमारी गैसें बनती हैं, तो इससे ग्रीन हाउस गैसों में जितनी ज़्यादा कमी हो सकेगी तो उतना ही कम हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, ठीक है, उतना ही जिसको नियंत्रण में किया जा सकता है। तो दोस्तों बस ये एक छोटी सी क्लास थी, इसका एक बड़ा वाला वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, ठीक है। तो आप वहाँ से चित्र के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और ग्रीन हाउस प्रभाव को हमने संपूर्ण रूप से अच्छे से देख लिया है, और इसकी नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी जलवायु परिवर्तन की, ठीक है। तो आज हमारी क्लास बस यहीं तक थी, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक से पहुंच सके। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।